बीच जरा बाजार पर नजर डालते हैं और कार्यक्रम हमारा जारी है। हमारे साथ एक और खास मेहमान प्रदीप हल्दर जी अब जुड़ेंगे। क्या शानदार रिकवरी जरा देखने को मिल रही है बाजार के अंदर। 23,023 का लेवल देखने को मिल रहा है। 23,043 ये अब से थोड़ी देर पहले निफ्टी ने हाई लगाया है। 77 अंकों की मजबूती, मुझे लगता है जमाने हो गए इस तरह की रिकवरी बाजार के अंदर देखे हुए। लगातार जब भी जो है हम देख रहे थे कि गिरावट 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 देख करके मन भर गया था। मैं है अब इस समय एडवांस डिक्लाइन रेशियो और भी ज्यादा मजबूती के साथ बुल्स के पक्ष में 2150 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त दिखा रहे हैं। 450 शेयरों में इस समय दबाव देखने को मिल रहा है। तो बुल्स पूरी तरीके से हावी होते हुए पीएसयू में का शानदार रिकवरी 0.25% के आसपास की तेजी पीएसयू इंडेक्स में आप देख सकते हैं। बैंकों में अच्छी शानदार निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। 1.25% के आसपास की तेजी इस समय बैंक इंडेक्स में देखने को मिल रही है। ऑटो आज हरे निशान में अब लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स 2% ऊपर, मेटल शेयरों में करीब 1.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है इंडाइसेस के अंदर। तो ये तमाम वो इंडेक्स हैं जो कि लाल निशान में थे जब बाजार खुले थे, लेकिन निचले स्तरों से काफी अच्छी, काफी शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हल्दर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या शानदार दिन जुड़े हैं। लंबे समय बाद बाजार में इस तरह की हरियाली देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी 23,000 के ऊपर निफ्टी, क्या 23,100 तोड़ेगा बाजार आज? सर, जैसे कि आपको याद है कल हमने कॉल दिया था 22,900 के आसपास आई थिंक। तो वहां पे हमने बताया था कि 23,200 मेरा पहला टारगेट रहेगा और 23,300 मेरा पहला टारगेट रहेगा इफ नॉट ब्रेक द लेवल ऑफ 22,800। और बाजार के साथ सेम ड्रेस ग्रीन मैं भी आज पहन के आया हूँ। लगता है आज तो 23,000 नहीं तोड़ने वाला, लेकिन सर ये जो बाउंस बैक है डे के चलते, इसको मैं नहीं मानता हूँ। एक डेली बेसिस क्लोजिंग चाहिए, वीकली बेसिस क्लोजिंग चाहिए, तब जाके हो सकता है 2-4 दिन के लिए एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम आ सकता है, ऐसा मान सकता है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि सर अगेन 22,800 का जो लेवल है वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो अभी 23,050 के आसपास चल रहा है, ये मेरे लिए अभी तो डे का एक स्विंग मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ इसको। लेकिन कल जो मैंने कॉल दिया था, सेम कॉल सेम व्यू अभी भी रनिंग है। और सब लोगों को यही मैं बोलना चाहता हूँ, 22,800 जो मेरा स्टॉप लॉस था, उसी के साथ मैं मेरा जो लॉन्ग पोजीशन है इसको मैं कैरी करना पसंद करूंगा। अच्छा, चलिए ठीक है सर। सर, अभी हम बात कर रहे थे आरबीएनएल की खबर के ऊपर गौरांग जी के साथ। आरबीएनएल पे क्या व्यू है सर? शानदार रिकवरी आज देखने को मिल रही है। 10% ऊपर हो चुका है शेयर। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए यहाँ पर, या फिर आपको लग रहा है काफी तेजी आ गई है, अब थोड़ा सा जिन लोगों ने सुबह सुबह पोजीशन बनाई हो उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आपका व्यू? सर, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना, जैसे कि लास्ट वीक भी हमने बताया था कि बहुत सेलिंग प्रेशर हुआ है, कल भी मैंने आपको बताया और भी थोड़ा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जो आज पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है, लग रहा है कि नियर टू बॉटम हो सकता है। लेकिन मार्केट लॉन्ग टर्म करेक्शन थोड़ा रहेंगे, तो आज का एक दिन का मूवमेंट से मैं कंफर्मेशन नहीं बता सकता। तो इसलिए जिनके पास होल्डिंग है आप रखिए, और जो नया पोजिशन ऐड करना चाहते हैं, मुझे लगता है इंटायर रेलवे काउंटर पे आरवीएनएल, आईआरएफसी जो भी आप बोलेंगे, ऑल काउंटर पे आप एक बार फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो, न्यू एंट्री भी ले सकते हो। और आरवीएनएल में मुझे लगता है कि सर एक बार 300 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे करंट लेवल पे जो 365 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। 365 के आसपास आईआरएफसी, आरवीएनएल में, आरवीएनएल खासतौर से एंट्री लेने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस बताए हैं उसका ध्यान रखें। आईआरएफसी माफ कीजिएगा, आईआरएफसी के क्या लेवल बताए सर आपने? सर आईआरएफ से अभी 124 के अराउंड, 123 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 105 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और फ्रेश एंट्री लेना चाहिए। चलिए, तो ये सलाह जो है वो आरवीएनएल और आईआरएफसी पे निकल के आ रही। आईटीआई में काफी अच्छा मूव है। बहुत सारे दर्शकों ने सवाल भी भेजे हैं, उसमें सत्य प्रकाश परिहार जी भी हैं। इन्होंने 462 के आसपास लिया हुआ है। आज 5% ऊपर आईटीआई का शेयर 256 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी आईटीआई को लेकर के इस समय? मुझे लगता है कि सर अभी 256 का लेवल चल रहा है, 255 का आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 240 के आसपास एक बेस जोन है, एक बहुत टाइम कंसल्टेशन किया था, सो उनको एक बार 240 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो ये सलाह जो है आपके लिए निकल करके आ रही है। आपने आईआरएफसी और आरवीएनएल का जिक्र किया, और उसके साथ ही हमारे पास आईआरसीटीसी को लेकर के बहुत लोग कमेंट करने लगे कि 2 पे बताया है, एक और पे बता दीजिए। तो आईआरसीटीसी पे क्या व्यू होना चाहिए? क्या यहाँ पर भी फ्रेश पोजीशन या एवरेजिंग की सलाह रहेगी? जिन लोगों का
ऊपरी स्तरों पे जो लोग फंसे हुए हैं 750 के आसपास? सर बेसिकली आईआरसीटीसी का जो बेस लेवल है वो 650 के अराउंड है, तो हम्म, बहुत अभी दूर है। तो उसके हिसाब से अगर हम आईआरएफसी को देखते तो बेटर काउंटर अभी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो नो डाउट आईआरसीटीसी भी बहुत बढ़िया है, इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है एक बार अगर यहाँ से कभी भी एक डीप मिले तो उस डीप में उनको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। फ्रेश एंट्री भी सर इंटर रेलवे सेक्टर में मुझे लगता है 2-4 दिन के लिए बाउंस बैक अभी आएगा, हम्म। तो फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, एक शेयर जिस पर बहुत लोगों के एक्सपोजर है वो है सुजलॉन एनर्जी। आज जबरदस्त मोमेंटम, 6.5% ऊपर, अब 54 का स्तर देखने को मिल रहा है। 50 के आसपास थोड़ा सा रुका, ठहरा, थमा और उसके बाद से रिकवरी है। क्या इस रैली में हम उम्मीद करें कि ये 60 या 65 तक की रिकवरी दिखाएगा? आपकी टिप्पणी क्या होगी सुजलॉन एनर्जी पे? नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 60 के अराउंड है, तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट 60 होना चाहिए। अगर 60 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 65 तक हो सकता है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है 60 का। हम्म, पहला रेजिस्टेंस 60 का है, तो 60 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं इस रिकवरी में। ऐसा ही एक शेयर है जहां पर लोगों का एक्सपोजर है, वो है वोडाफोन आइडिया, जो कि आज रात करीब 3% की रिकवरी दिखा रहा है। 8 रुपए के आसपास, 8 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ। बहुत लोगों की ये उम्मीद है कि शायद ये 13-14 तक दोबारा जाए। इस उम्मीद में लोगों की पोजीशन यहाँ पर पड़ी हुई है। क्या उनको अभी भी होल्ड करके रखना चाहिए या एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए? हाँ सर, मुझे लगता है जिनके पास है उनको एक बार होल्ड करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 7.50। हम्म, बट ये पेनी स्टॉक है, यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। लास्ट 5 साल से सर सुन रहा हूँ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज आता है। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारा अपना केस चल रहा है वोडाफोन आइडिया को लेके। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि 15 रुपीज में, 12 रुपीज में, 8 रुपीज में एक बार एंट्री ले लूं, हो सकता है कि मल्टीबैगर हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होने वाला, 5 साल से ही स्टोरी सुनते आ रहा हूँ। तो बेटर रहेगा अवॉइड करना, और जिनके फ्रेश एंट्री अवॉइड करना, और जिनके पास ऑलरेडी है होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 7.50। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आप लोगों के लिए। और एक शेयर और पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो है एचजी इंफ्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर के से जुड़ी हुई कंपनी है और छोटे शेयरों पे लोगों की पोजीशन काफी रहती है जब लोगों को लगता है कि दिग्गज कंपनियों में को अवॉइड करके लोग लेते हैं। एचजी इंफ्रा अभी चल रहा है 5% ऊपर, 1108 के आसपास का जो है हम देख रहे हैं कि लेवल देखने को मिल रहा है। शानदार मोमेंटम इंट्राडे लेवल पे, इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ सर। चार्ट्स क्या कह रहे हैं इसके? सर पर्टिकुलर इस काउंटर को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, इसको ट्रैक आप नहीं करते हैं, इस पर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन कुछ एक शेयर जो कि आज रिकवरी दिखा रहे हैं उसमें डिफेंस के मझगांव डॉक भी शामिल है। 8-9% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? 21-2200 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में एक बाउंस बैक अभी आ रहा है इंटर काउंटर्स में पूरा हम्म, सेगमेंट पे। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म जो बेस बना था ऑलमोस्ट 2050 के अराउंड, तो मुझे लगता है वहां से बाउंस बैक अभी आ रहा है। तो डेफिनेटली जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। कमिंग डेज में यहाँ से और भी मोमेंटम पॉसिबल है। लाइक पहला टारगेट जो होना चाहिए वो 2350, एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए जो 2640 के आसपास। ठीक है सर। क्योंकि रेलवे डिफेंस पर आज अच्छी मजबूती है, वो तो हम चाहेंगे कि एक जरा जुपिटर वैगन का भी चार्ट एक बार आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर भी ऊपर लेवल से काफी करेक्शन रहा, नतीजे खराब नहीं थे, नतीजे ठीक थे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस पर? सर जुपिटर वैगन का मेरा व्यू यही है कि 325 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो एक बेस जोन है जो 300 के आसपास है। अगर 300 के नीचे नहीं जाएगा तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक मिले। एंड जिनके पास है उनको भी होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। इस बीच हमारे एक दर्शक ने अपना एनालिसिस भी भेजा है, कह रहे हैं यदि निफ्टी 23,200 के ऊपर जाता है और 23,150 के ऊपर बंद होता है, इस वीक निफ्टी 23,200 के ऊपर स्थिर होता है, तो अगले वेडनेसडे हम लोग बात करेंगे कि किसमें निवेश करें। फिर टारगेट निफ्टी का 24,600 के ऊपर होगा। तो लोग अपना अपना एनालिसिस भी भेज रहे हैं सर आपके लिए कि क्या कुछ टारगेट हो सकते हैं, क्या लोग अपनी अपनी तरीके से चीजों को देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस बीच एक टिप्पणी और एक शेयर पे लेते हैं, फिर जरा ब्रोकर्स बोले सेगमेंट पे जाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक पे काफी लोगों के सवाल हैं कि अभी क्या करना चाहिए। काफी पिटाई हो चुकी है सर, मैनेजमेंट को लेकर के भी बहुत लोगों की टिप्पणियां रही हैं। अभी ओला इलेक्ट्रिक में कोई संभावना दिखाई दे रही है? आज अगर हम देखें तो इसमें 1% के आसपास की तेजी है, 61 के आसपास का लेवल। क्या सलाह रहेगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के?
76 के अराउंड एक लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद लगातार नीचे आ रहा है और मुझे लगता है कि सर यहाँ पे अभी बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपना जो 76 है उससे भी नीचे ट्रेड हो रहा है। 68 का एक स्विंग बॉटम था, वहां से भी नीचे ट्रेड हो रहा है और अभी तो 52 एक मतलब नीचे के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पता फिर से एक बार हमें 50 के आसपास भी मिले, तो यहाँ पे एंट्री, फ्रेश एंट्री करने का सलाह नहीं रहेगा। ठीक सर, एक टिप्पणी संवर्धन मदरसन पर भी आपकी चाहेंगे सर। यहाँ पर आज फ्लैट है, सुस्त है, 127 128। खबरों में भी काफी रहा है ये, जब टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था सबसे पहले तो यहाँ पर दबाव काफी ज्यादा देखने को मिला था। अभी क्या करना चाहिए संवर्धन मदरसन को लेकर के, क्या सलाह रहेगी आपकी? सर 2021 का एक सपोर्ट जोन है, एक बेस बनाया था अपना कंसोलिडेशन पैटर्न लास्ट 6 महीने से, और जब 2021 में था उस टाइम पे ऑलमोस्ट 120 से 130 के आसपास, तो वही लेवल पे अभी लगता है कि एक बार सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। तो मुझे लगता है आप एक बार होल्ड कीजिए पर्टिकुलर डिस्काउंटर को विथ स्टॉप लॉस ऑफ 118, 118 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। अच्छा कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, तो हो सकता है कमिंग फ्यूचर में चले 4,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। हम्म। तो बढ़िया कंपनी है, होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 118। बढ़िया कंपनी है, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनियां बढ़िया हैं जहां पर बहुत सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी आ रही है। तो आप लोगों के जो सवाल आ रहे हैं उस पर हम टिप्पणी करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन अभी वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट ब्रोकर बोलेगा। खास पेशकश हमारी, जहां पर तमाम अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज हम लेते हैं और उसके बाद से हमारे जो अपने घरेलू जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी मोहर लगवाते हैं कि आखिर में वो उससे सहमत है या नहीं, और छोटी अवधि में क्यों यहाँ पर क्या टारगेट हो सकते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, क्या कुछ कंपनी में चल रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। हर्ष तमाम आंकड़ों को लेकर के आते हैं, तमाम रिपोर्ट्स को खंगालते हैं। हर्ष बताइए, आज वो 4 कंपनियां कौन सी हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं? जी, तो देखिए सबसे पहले टाटा मोटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है टाटा मोटर्स के ऊपर, और यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की इन्होंने रेटिंग दी है और टारगेट जो है वो 930 रुपए का दिया है, यानी कि जो मौजूदा भाव है उसके हिसाब से देखें तो 36% का अपसाइड यहाँ पर ब्रोकरेज को दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने जो अपना नजरिया है उसको बढ़ाते हुए यहाँ पे एकदम हाई कन्विक्शन नजरिया पेश किया है। अब इन्होंने पीछे की वजह क्या दी है, देखिए इनका ये साफ तौर पे कहना है कि पिछले 6 महीने में स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है 40% तक ये नीचे आता हुआ दिखा है। अब जो है इसकी वैल्यूएशन फेवरेबल हो गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से डिमांड में कमजोरी देखने को मिली वो इम्पैक्ट होता हुआ कंपनी के बिजनेस पे दिखा है। इसके अलावा इनका ये कहना है, जेएलआर बिजनेस की इन्होंने बात करी है, यहाँ पे जगुआर लैंड रोवर बिजनेस की बात करी है। इनका ये कहना है कि अभी अगर आप देखें तो इसका जो नॉर्मल मल्टीपल होता है वो 2.5x होता है, लेकिन उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। इन्होंने एक चीज और यहाँ पे कही जेएलआर के बारे में कि देखिए अभी मौजूदा अगर स्टॉक का भाव देखें तो 200 रुपए प्रति शेयर के आसपास है, लेकिन इनका जो टारगेट है वो 450 रुपए प्रति शेयर के भाव पर है। लेकिन किस आधार पर? ये सम ऑफ द पार्ट्स, ये वैल्यूएशन निकालने का एक तरीका होता है कि अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो इस हिसाब से इन्होंने जेएलआर को वैल्यूएशन के हिसाब से ये चीज कही है। लेकिन इन्होंने ये भी चीज कही है कि जिस तरीके से टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है कि टैरिफ और ज्यादा हाइक होता हुआ दिखेगा, उसका सीधा इम्पैक्ट जो टाटा मोटर्स का अमेरिकी बिजनेस है जेएलआर, वहां पर रिटेल पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक, टाटा मोटर्स पे जरा नजर डालते हैं, स्क्रीन पर जरा शेयर का भाव लेकर के आइए, प्रदीप जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए। सर 930 का लक्ष्य दिया जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म का नजरिया है, लेकिन मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आप अभी क्या स्थिति देख रहे हैं टाटा मोटर्स पे? चार्ट क्या कुछ कह रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? मुझे लगता है कि सर 2013 का एक सपोर्ट है वो 590 के अराउंड, तो मुझे लगता है यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे आ सकता है। तो एक बार जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए यही रहेगा। अगर आप एवरेज करना चाहते हो या तो फ्रेश बाई करना चाहते हो, यहाँ से भी 50 to 80 पॉइंट नीचे आए तभी आप करना। और लॉन्ग टर्म व्यू में मैं सर पॉजिटिव हूँ, कंपनी के पास बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है और मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है। एंड इंडिया, टाटा मोटर्स वन ऑफ द बिग ब्रांड, और मुझे लगता है कि सालों साल पैसा बना के दिया है। चाहे मैं 2000 साल से ही पूछो, आज से 20 साल से अगर हम देखेंगे पूरा ट्रैक, तो पैसा अल्टीमेट बना के दिया है कंपनी ने। और जो एक गिरावट था 2017 के बाद 2020 के अराउंड, तो 3 साल 4 साल एक नेगेटिव मूवमेंट भी था। तो उसके बाद हमने देखा कि अच्छा खासा रैली हुआ। तो अभी जो सर नीचे आ रहा है, मार्केट ओवर वैल्यूएशन था, अलग अलग न्यूज़ेस थे, तो इसके चलते नीचे आ रहा है। मुझे लगता है एक मौका होना चाहिए, एक फ्रेश री एंट्री करना चाहिए लोगों को। या से 50 to 80 पॉइंट कभी भी नीचे आए तो वो एक
अच्छा फेयर वैल्यूएशन हो सकता है। चलिए 50, 60, 70, 80 रुपए नीचे 50 से 80 के आसपास की जब गिरावट देखे तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री या फिर एवरेजिंग की सलाह यहाँ पर टाटा मोटर्स पे निकल करके आ रही है। और लंबी अवधि के लिए जो टारगेट आपको दिए गए हैं वो उनकी नजरिया सुन लीजिए। हमारे जो घरेलू एक्सपर्ट हैं प्रदीप हल्दर जी, उनकी राय आपने सुन ली, तो आप अपने हिसाब से रणनीति तय कर सकते हैं अपने निवेश सलाहकार की मदद से। अगली कंपनी बताइए हर्ष। मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसको लोरा डेवलपर्स के नाम से भी जाना जाता है, देखिए जो ब्रोकर है जेफरीज है, खरीदारी की सलाह दी है, 1600 रुपए का टारगेट दिया है, मौजूदा भाव करीब 1200 के आसपास है, तो इनका नजरिया है कि प्रति शेयर के हिसाब से 400 रुपए का मुनाफा होता दिख सकता है अगर टारगेट यहाँ पर मैच करते हैं तो आने वाले दिनों में। अब इन्होंने रीजंस क्या दिए हैं? सबसे पहले चीज दी है कि जो सेल्स है उस सेल्स ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है लगातार। इसके अलावा कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा खासा है। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो 20% की दर से बढ़ती हुई दिख सकती है। एक्सपेंशन प्लान पे लगातार कंपनी काम कर रही है। साथ ही इनका कहना है कि जो पलावा टाउनशिप है जो महाराष्ट्र में है, उस प्रोजेक्ट पे कंपनी काम कर रही है, उसमें थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लैंड वैल्यू बढ़ती दिख रही है वो फायदा होगा। दूसरी चीज यहाँ पे प्रीमियम के ऊपर जिस तरीके से ग्राहक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रीमियम घर की खरीदारी होती हुई दिख रही है, तो वो भी कंपनी को फायदा होता हुआ लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर जो लक्ष्य दिया जा रहा है वो 1600 रुपए का है। रियल एस्टेट में पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक अच्छी खासी पिटाई हुई है यहाँ पर, और ऐसे में क्या ये सही लेवल है जहाँ पे एंट्री ली जा सकती है? क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर आपकी? सर जब भी कोई नया कंपनी लिस्टिंग होता है, टेक्निकल चार्ट में मेरा एक व्यू हमेशा से रहता हुआ है आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी। तो इस कंपनी ने लगातार जो आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी है मेरा मेंटेन किया है। आईपीओ के जो हाई था उसके ऊपर कंटिन्यूअस हायर हाई बनाते हुए अभी सस्टेन कर रहा है। और लास्ट हमने देखा कि ऑलमोस्ट एक टॉप बनाया था 1650 के अराउंड, उसके बाद नीचे आ गया। तो मुझे लगता है अभी कंसोलिडेशन पैटर्न में चला गया है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप फ्रेश बाय भी कर सकते हो। जितना नीचे आना चाहिए था उतना भी हो गया, तो जितना प्राइस करेक्शन होना चाहिए था वो हो गया है। लगता है कि एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 990 का। पहला टारगेट होना चाहिए 1310। सेकंड टारगेट होना चाहिए जो ऑल टाइम हाई लगा है ऑलमोस्ट 1600 के आसपास। अगर 1600 के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि चार्ट न्यू है, कंपनी बढ़िया है, प्रॉफिटेबल बुक में प्रॉफिट भी है, 2500 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट देख पा रहा हूँ, 1,18,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। तो मुझे लगता है अगर अपना जो 1600 है उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट 52 वीक हाई नीला खुला आकाश में जाने के लिए रेडी है कंपनी। ये राय मैक्रोटेक डेवलपर्स को लेकर के निकल के आती हुई 3.3% के आसपास की तेजी इस मैक्रोटेक डेवलपर्स में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी का रुख करते हैं, चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष जी, तो पॉलीकैब इंडिया की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। पॉलीकैब इंडिया के ऊपर जो ब्रोकर हैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 6510 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा भाव है वो करीब 5500 के आसपास है। तो इस हिसाब से प्रति शेयर के हिसाब से 1000 रुपए का फायदा होता हुआ दिख सकता है अगर टारगेट मैच करते हैं तो। अब इसके पीछे के लॉजिक्स क्या दिए गए हैं? सबसे पहले इनका एक यहाँ पे कहना है कि बेसिकली यहाँ पे जो ग्रोथ ड्राइवर है वो यहाँ पे मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेहतर होता हुआ दिखा है, बेटर होता हुआ दिखा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है, ब्रोकरेज की तरफ से कहा गया है, जो केबल्स और वायर बिजनेस है जिस तरीके से पीछे करेक्शन देखने को मिला है, अब एंट्री का राइट टाइम है। यहाँ पे अब एंट्री की जा सकती है। यहाँ पर जो ओवरऑल यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला तो वैल्यूएशन कम होते हुए सस्ते होते हुए दिखे हैं यहाँ पर। इसके अलावा पावर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की बात करें, इन तमाम सेगमेंट में डिमांड्स बढ़ती हुई दिख रही है और जिसका फायदा फंडामेंटली पॉलीकैब इंडिया को होता हुआ दिखेगा। साथ ही एक्सपोर्ट के मोर्चे पे भी बेहतर स्थिति आगे आने वाले दिनों में बनती हुई दिख रही है। चलिए तो अगली कंपनी है पॉलीकैब, जहां पर की लक्ष्य दिए जा रहे हैं 6510 रुपए के। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है और बाकी हमारे जो एक्सपर्ट हैं प्रदीप जी के पास चलते हैं, प्रदीप जी से पूछते हैं वो कितने सहमत हैं गोल्डमैन सैक्स के साथ। प्रदीप जी आपकी टिप्पणी इस पर। मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए पर्टिकुलर इस काउंटर पे 5800 और सेकंड टारगेट होना चाहिए 6800। जा सकता है लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो है 5200 का। क्योंकि अगर 5200 कभी भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट मुझे सपोर्ट नहीं दिखता है 1000 पॉइंट के अंदर। हो सकता है कि 4200 4000 के आसपास भी आ जाए। तो इसीलिए मार्केट नीचे आ रहा है, निवेशक को ध्यान रखना है कि ऊपर का टारगेट तो हम अचीव तो हो ही जाता है, लेकिन नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन नहीं होता है मैक्सिमम टाइम। तो इसीलिए होल्ड विथ स्टॉप लॉस ऑफ 5200, टारगेट ऑफ 6800। ठीक सर, चलिए तो पॉलीकैब पे भी बात हो गई और अब चलते हैं आज के आखिरी कंपनी की तरफ,
हर्ष बताइए। जी, जो आखिरी कंपनी है वो है सिंजिन, बायोकॉन की सब्सिडरी है। यहाँ पर मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, ₹835 का प्रति शेयर के भाव के हिसाब से टारगेट इन्होंने दिया है। अब पीछे के लॉजिक्स क्या बताए इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अगली ग्रोथ फेज के लिए ये कंपनी जो है वो तैयार हो रही है। इसके अलावा बायोटेक जो फंडिंग रिकवरी है इस सेगमेंट में, ये एक अच्छी चीज होती हुई दिखी है जिससे कंपनी को फायदा होगा। सप्लाई चेन भी दुरुस्त होता हुआ दिखा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो दवाई की जो आउटसोर्सिंग हो रही है वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडियम टर्म में कंपनी की जो कमाई है वो और सुधरती हुई दिखेगी और बेहतर होती हुई दिखेगी। इसके अलावा हाई कैपेसिटी भी बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये तमाम फैक्टर्स गिनवाए गए स्टॉक को लेकर। चलिए, तो ये तमाम फैक्टर जो है वो गिनवाए गए हैं सिंजीन को लेकर के। और सिंजीन अभी जो है 706 के आसपास चलता हुआ, यहाँ पर जो है 835 के लक्ष्य है। मैक्वेरी की रिपोर्ट है। सर, आज का दिन जो है हालांकि वो फार्मा के लिए उतना अच्छा नहीं है। यूएस में 25% का टैरिफ का ऐलान ट्रम्प साहब की तरफ से किया गया है। आपकी टिप्पणी सिंजीन के ऊपर क्या होगी? सर मुझे लगता है कि सबको एक बार 660 के स्टॉप लॉस के साथ इस पर्टिकुलर काउंटर पे होल्ड करना चाहिए। अगर फ्रेश एंट्री भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि चार्ट में जो पैटर्न बनाया है कि बहुत टाइम ऐसा ही होता है, कंपनी ऑलमोस्ट 2-4 हफ्ता ऐसा एक कंसोलिडेशन रहता है, उसके बाद जाके बाउंस बैक आता है चार्ट में। तो बेसिकली अभी ऊपर से जितना नीचे आना चाहिए था आ गया है। एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 670 के अराउंड। तो मुझे लगता है आप सबको एक बार 660 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हो, फ्रेश बाय भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये राय सिंजीन के ऊपर निकल करके आती हुई। बाकी सुल्तान अली साहब परेशान मत हुई, इतने सारी बार एक सवाल को इतनी बार मत पूछिए, आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे जाने से पहले। और इसी के साथ हर्ष थुक, थैंक यू, आपका शुक्रिया इतनी तमाम रिपोर्ट्स खंगाल करके 3-4 शेयरों पर बात करने के लिए। तो हमारी खास पेशकश ब्रोकर्स बोले को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, दीपक गुप्ता जी का सवाल लेते हैं। दीपक जी के लगातार काफी देर से पूछ रहे हैं, अदानी पावर के ऊपर व्यू दे दीजिए। अदानी पर आज की गिरावट 484 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अदानी आज खबरों में है, यूएस से काफी सारी खबरें आई हैं। आपकी टिप्पणी अदानी पावर को लेकर क्या होगी? सर मुझे लगता है अदानी पावर में पोटेंशियल है, लेकिन ये हाई वॉलेटाइल काउंटर है और हर टाइम हमने देखा कि न्यूज में भी रहता है ऑल टाइम। तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस कुछ ना कुछ टॉपिक में फंसा रहता है। तो एक स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना है। 430 के आसपास एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना है, उसके साथ उनको होल्ड करना है। मुझे लगता है कमिंग फ्यूचर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। कमिंग फ्यूचर में काफी ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक प्रश्न जो है, हमने काफी रेलवे शेयरों पे बात की, इरकॉन रह गया। इरकॉन पे जरा से एक टिप्पणी कर दी है सुल्तान अली साहब ने। मुझे लगता है ये सवाल जो है कम से कम 50-60 बार तो भेज दिया हम लोगों को। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर कह रहे हैं एवरेज कर लें क्या अभी? अभी क्या सर करना चाहिए जी? एवरेज आप कर सकते हो, आप फ्रेश बाय भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर था रेलवे और डिफेंस सेक्टर में वो अभी हो गया है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म रिकवरी आना पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे लगता है कि एक बार 180-185 तक आ सकता है इरकॉन। चलिए, 180-185 तक आ सकता है। सर, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। कोई ट्रेड या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? सर मुझे कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि अगर एक बार निफ्टी चल गया, बैंक निफ्टी अगर चल गया ऊपर, तो कोटक बैंक सबसे पहले चल सकता है। तो कोटक बैंक का अभी प्राइस चल रहा है 1988। तो मुझे लगता है एक बार कोटक बैंक का जो टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ 2050। उसके बाद अगर आप थोड़ा और टाइम देंगे तो 2180 के आसपास टारगेट जा सकता है। और आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ऑलमोस्ट 1675 के साथ आपको होल्ड करना है इस पर्टिकुलर काउंटर को। और फ्रेश बाय भी आप कीजिए। कोटक बैंक आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में कहना ऑलमोस्ट कोटक बैंक ही ऐसा बैंक है जो 2020 के बाद चला नहीं। तो लास्ट 4 साल से नॉन स्टॉप कंसोलिडेशन कर रहा है और कोटक बैंक के अंदर जो अभी वॉल्यूम आ रहा है और आरएसआई भी मुझे एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि कोटक बैंक चल सकता है, लेकिन कोटक बैंक ऐसा है कि ऐसा ही नहीं कि कल 10% चल जाएगा। एटलीस्ट आपको 7 से 8 महीना वेट करना पड़ेगा। अगर इफ यू हैव पेशेंस टू वेट 7 to 8 months, सो यू कैन एंट्री दिस स्टॉक। दूसरा टारगेट क्या बताया आपने? दूसरा टारगेट है 2185। 2185। चलिए, तो खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में 2050 पहला टारगेट दिया गया है, दूसरा लक्ष्य 2185।
थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा समय यहाँ पर देने की सलाह दी गई है। आपको एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया है वो है 1675। तो लेवल्स का विशेष ध्यान रखें। 2050 पहला टारगेट, फिर उसके बाद जो है अगर मजबूती के साथ तोड़ता है तो 2185 का लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य दिखाना होगा, लॉन्ग टर्म का नजरिया, थोड़ा मध्यम अवधि का नजरिया रखना होगा। 1675 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर? सर जो भी स्टॉक पे मैंने डिस्कशन किया ड्यूरिंग द सेशन, ना ही मेरे पास और हमारे कोई एनालिस्ट के पास है, और जो भी इन्वेस्टर्स हमको सुन रहे थे तो कृपया करके एक बार अपने जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे एडवाइस लेके इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल, कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह मदद अवश्य लें। प्रदीप साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण थैंक यू राय सर। जो है देने के लिए।